नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। निकाय चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी में निकाय चुनावों में रोक बरकरार है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को समय दिया है हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को समय दिया है। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी यूपी में। तब तक के लिए निकाय चुनाव में को लेकर के अधिसूचना जारी नहीं हो सकती है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी नहीं हो सकती है क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकाय चुनावों से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान 20 दिसंबर तक अधिसूचना न जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगी रहेगी और इस दौरान हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को समय दिया है। यूपी में निकाय चुनावों में रोक लग गई है और इस रोक के संदर्भ में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को समय भी दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? निकाय चुनावों में लगातार अपडेट देखने को मिल रहा है, हर दल तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से अधिसूचना जारी न करने के निर्देश हैं, यानी कि ये रोक अभी भी बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, पहले 1 दिन की रोक लगी थी, फिर 2 दिन की, अब सीधा 4 दिन की रोक लगी, यानी कि 20 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए किसी भी तरह की घोषणा के लिए चुनाव आयोग को पूरी तरह से रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी आरक्षण की नीति अपनाई गई है उसमें सरकार अपना हलफनामा दे। फिलहाल सरकार ने समय मांगा है, यानी कि अब 20 दिसंबर को जो बातचीत होगी, जो कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें सरकार का जो पक्ष होगा उसमें वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से नीति को लागू किया। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इस बीच पुनरीक्षण का काम जरूर होगा। सरकार की ओर से देखा जाएगा कि कहीं कोई ऐसा मानक तो नहीं थे जिनको छूट गया, जिसको ना अपनाया गया हो। तो फिलहाल संशोधन की स्थिति बनी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि 20 तारीख के अंदर संशोधित कोई एक लिस्ट के साथ में कोर्ट में इस तरह के दस्तावेज पेश किए जाएंगे। तो फिलहाल 20 दिसंबर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि अब जो समय दिया गया है सरकार को, अगर इस समय में अपना पूरा भी ये सर्वेक्षण का काम कर लेते हैं और जो आरक्षण नीति की बात है उसको संशोधित कर लेते हैं और कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, तो जाहिर तौर पर 20 तारीख को ही कोर्ट फिर आदेश कर देगा कि चुनाव आयोग को कि वो किसी भी तरह के निर्णय को ले सकते हैं। तो माना यह जा रहा है कि 20 तारीख की शाम को भी चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी कई तरह के कयास हैं, लेकिन हाईकोर्ट फिलहाल आरक्षण नीति को लेकर सवाल जवाब जरूर कर रहा है सरकार से। बिल्कुल, सवाल जवाब का दौर चल रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार के पक्ष में सवाल आ चुके हैं जिनके जवाब सरकार को दाखिल करने होंगे। क्या ये माना जाए तौकीर कि आरक्षण सूची में कुछ फेरबदल हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि सरकार पुनर्विचार जरूर कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो समय दिया गया है 6 दिन का, करीब ये 6 दिन का समय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई भी नीति में अपनाने में कोई कमी रह गई है, या फिर कुछ ऐसे ज़िले जहां पर, या ऐसी कुछ सीट हैं, चाहे वो नगर पालिका की हो, नगर पंचायत हो, या महापौर की सीटें हो, या खासकर पार्षद की भी सीटें हो, अगर उसमें कुछ आरक्षण नीति को लागू करने में कहीं कुछ नियमावली में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है या कुछ संशोधित करने की गुंजाइश है, तो फिलहाल इस तरह के पूरे समीकरणों को देखा जाएगा कि पूरे जो भी अभी संशोधित लिस्ट हो सकता है दोबारा जारी की जाए और उसके बाद वही लिस्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। क्योंकि इसके पीछे एक वजह और भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 लेयर टेस्ट की बात की थी, तो वो उस पूरे 3 स्टेप को पूरा तरह से लागू किया गया है कि नहीं लागू किया गया है। आज जो आरक्षण के लिए जो मानक हैं, यानी कि जो इलाकों में किस तरह की आबादी है, किस जात के लोग ज़्यादा रहते हैं, ओबीसी का क्या वहाँ पर जनाधार है, किस तरह के लोग हैं, तो उन मुद्दों को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल लिस्ट मांगी है।
अब सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है आरक्षण को लेकर उसको अपनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें कुछ छूट रहा है अगर तो उसे पूरा किया जाएगा। तो हमारा यही एक जा रहा है अहम कि सवाल 20 तारीख विपक्ष को का लेकर जो के दिन भी है सामने आता है, एक अहम सवाल विपक्ष को लेकर के भी कि जिस तरीके से सपा का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जो निगम को लेकर के आरक्षण सूची जारी हुई है इसमें धांधली की गई है, यानी कि फेरबदल है, कई सारी चीजों कई सारे मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। तो जिस दौरान 20 दिसंबर को सुनवाई हो रही होगी, क्या उसमें वादी प्रतिवादी पक्ष के तौर पर सपा की किसी तरह की मौजूदगी हमको देखने को मिलेगी या जो अब हाईकोर्ट से फैसला आएगा उसको सपा स्वीकार करने को तैयार है? देखिए अब सब कुछ निर्भर करता है हाईकोर्ट के फैसले पर, क्योंकि जो याचिका करता है वो इकलौते नहीं है। वैभव पांडे की याचिका पर सुनवाई जरूर हो रही है, लेकिन 100 से ज्यादा याचिकाएं इस मामले में आई थी और जिसमें कहा गया था कि जो नीति है, आरक्षण नीति है, उसको पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है। तो फिलहाल उन्हीं सब संशोधित उन सभी को जवाब के साथ संतुष्ट करना होगा कि जो भी याचिका करता है वो अब सरकार के जवाब से संतुष्ट है या फिर उनके दिमाग में या उनके उसमें कोई सवाल है या किसी भी ऐसे कोई निकाय चुनाव हो या फिर नगर पालिका या नगर पंचायत कोई ऐसी सीट है जहां पर आरक्षण नीति को लागू नहीं किया गया है, यहां पर सवाल अगर कोई है तो उस सवालों को सुना जाएगा। तो जाहिर तौर पर 20 तारीख को आखिरी दिन भी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो हलफनामा पेश किया जाएगा और जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर बहुत ही निर्भर करेगा कि जो याचिका करता है वो कितने संतुष्ट होते हैं। अगर उनकी संतुष्टि हो जाती है और कोर्ट भी अगर उस बात से संतुष्ट होता है तो जाहिर तौर पर उसी दिन निर्णय होगा। और ये भी माना जा रहा है क्योंकि जनवरी में अब चुनाव प्रस्तावित है, 20 जनवरी के अंदर रिजल्ट आना है, तो जाहिर तौर पर इसका ऐलान भी होगा ताकि 1 महीने के अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद जो लोग हैं वो अपना नॉमिनेशन कराएंगे, फिर नाम वापसी का है, फिर प्रचार के लिए कम से कम 15 दिन मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए भी 1 से 1.5 महीना चाहिए। जाहिर तौर पर कि अगर ये 20 तारीख को ऐलान होता है, कोर्ट कोई फैसला लेती है, तो माना यह भी जा रहा है कि चुनाव का ऐलान भी उसी दिन हो सकता है शाम तक। तो महत्वपूर्ण दिन है 20 दिसंबर फिलहाल आज के दिन। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तौकीर ने जिस तरीके से बताया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी के लिए 20 दिसंबर का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि उसी दिन हो सकता है कि शाम तक चुनावों का ऐलान भी हो जाए। केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हस्तकला संकुल में आयोजित 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और यहां पर तमिलनाडु और काशी के कपड़ा उद्यमियों, व्यापारियों से टेक्सटाइल विषय पर संवाद भी स्थापित करेंगे। दूसरे सत्र में विजन 2047 विषय पर आयोजित सेमिनार में उद्यमियों से चर्चा होगी। पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते अब नगर निकाय चुनाव से पहले 17 जिलों में बीजेपी पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है। तो वहीं मायावती ने बीजेपी के सम्मेलन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सपा और भाजपा एक हैं और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की थी। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनावों को लेकर के लगातार घमासान इसी दौरान देखने को मिल रहा है और हाईकोर्ट में भी नगर निकाय चुनावों को लेकर के अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ जुबिन इरानी कंबल और बीज वितरण कार्यक्रम में शरीक होने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जुबिन इरानी के साथ विधायक सुरेश पासी, जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी और सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अमेठी के कई गांवों में कंबल वितरण का काम होना है और स्मृति ईरानी जो हैं वो अपने अर्धनिर्मित आवास का निरीक्षण भी इस दौरान कर सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद के जिला अदालत में पेश किया। ईडी ने अंसारी की कस्टडी रिमांड के लिए याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले में ईडी को मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा और इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए तमाम सवालों पर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे और साले को भी पुलिस गिरफ्तार करके रिमांड पर ले चुकी है। फिलहाल दोनों की रिमांड कस्टडी पूरी होने के बाद
जेल भेजा जा चुका है। मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके ईडी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को हाफ डे खत्म कर दिया गया। अब शनिवार को हाफ डे होगा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के इस फैसले से 60 साल से शुक्रवार को हाफ डे हुआ करता था और ये परंपरा टूट गई है। जुमे की नमाज के चलते शुक्रवार को हाफ डे तय कर दिया गया था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब शनिवार को हाफ डे रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी जहां जिताऊ कैंडिडेट्स का अभी से टेस्ट ले रही है, तो सपा और आरएलडी में भी वो भी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने जनता टीवी से खास बातचीत इस दौरान की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आरएलडी के कार्यालय में जीत से पूरी तरीके से तमाम कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन अब ये जीत का उत्साह जो है स्थानीय नगर निकाय चुनाव में भी दिखने वाला है। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और तमाम लगातार तरीके से दौरे कर रहे हैं, लेकिन इनसे ही बातचीत करना बेहद जरूरी है कि गठबंधन गठबंधन का धर्म स्थानीय नगर निकाय में चुनाव में भी निभाया जाएगा या अकेले ही दमखम दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। लगातार देखा जा रहा है कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो इसमें आरएलडी को कितनी मजबूत है, क्या है आरएलडी की रणनीति? देखिए, आरएलडी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में भी और विभिन्न जिलों में भी जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं उनके पास भी चुनाव लड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। उस पर हम लोगों ने कल एक मीटिंग लिया था। हमारे दल की पूरी मंशा है और हम लोगों ने तय भी किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव जिस तरह से विधानसभा चुनाव मिल के लड़ा गया है, स्थानीय निकाय चुनाव भी मिल के लड़ेंगे, आपस में सहमति बना के लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले भी मैंने बातचीत किया था आपका, लेकिन लगता है कि मन है कि अकेले लड़ा जाए। तमाम आपके कार्यकर्ता भी ये अलग अलग खुसर फुसर करते रहते हैं कि हमारा तो मन है अकेले, लेकिन शीर्ष नेतृत्व क्या कहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अटका हुआ है। नहीं, स्थानीय कार्यकर्ताओं की तो मन में चाहत रहती है कि वार्डों में, छोटे छोटे कस्बों में लड़ने का अवसर मिले। लेकिन ये चाहत कहाँ पे, पूर्वांचल में है, पश्चिम में है या तमाम क्षेत्रों में? पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में लोगों की चाहत है। हम पिछले चुनाव में भी जौनपुर में हमारे वहाँ की इकाई ने अकेले लड़कर के 2 टाउन एरिया जीता था। तो जहाँ जहाँ हमारे पहले से ही आधार है और चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ किसान हितैषी रही है। आधार तो आपको माना जाता है कि पश्चिम में ज्यादा है। पूर्वांचल वाले कहते हैं कि हमको तो दो मुहे आग से देखते हैं, हमको मानते ही नहीं है, पश्चिम वालों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। आपको नहीं लगता, आप तो पूर्वांचल के सिर माने जाते हैं, पूर्वांचल में तो हम लगातार दमखम रखते हैं, तो आपको लगता है कि पूर्वांचल में आरएलडी के पक्ष में वो वोट कर पाएंगे आप? नहीं, आरएलडी का प्रभाव पूर्वांचल में भी बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अभी ये हमारे रजनीकांत मिश्रा जी गोरखपुर से हैं, इनके लड़ने के लिए अभी हमारे वहाँ सुधाकर पांडे जी ने महानगर में लड़ना तो आप भी लड़ गए थे, जीते कहाँ पे? नगर निगम में लड़ने के लिए आवेदन किया है, महानगर में लड़ने के लिए, हमारे हर जिले में लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते अब नगर निकाय चुनावों से पहले 17 जिलों में बीजेपी पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है। तो वहीं मायावती ने बीजेपी के सम्मेलन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सपा और भाजपा एक है और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है, सुनिए। लगातार भाजपा मुस्लिम पसमानदा समाज की ओर बढ़ रहा है, काम कर रहा है और यही वजह है कि लगातार रामपुर जैसी सीट पर भी भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी हैं, मंत्री हैं भाजपा सरकार में। अब फिर एक बार पसमानदा समाज की ओर काम हो रहा है और फिर 17 निगमों में जो है बैठक होने जा रही है। किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी को छोड़कर क्या भाजपा के पास कभी आ सकता है? देखिए, आज हमारा मुस्लिम समाज ये तरक्की पसंद समाज है और एकजुट होकर उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपनी सहभागिता देने वाला समाज है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार मुस्लिम समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए लगातार धरातल पर ठोस काम किया है, इससे एक विश्वास आज मुस्लिम समाज में योगी सरकार के प्रति है और इसी विश्वास के बल पे
आप देखिए कि हमने रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब आज का मुस्लिम समाज अब ये वोट बैंक बनने के लिए नहीं है, ये तरक्की की तरफ आगे बढ़ने के लिए है। अब मुस्लिम समाज विकास में अपनी सहभागिता चाहता है और यही चीजें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, तमाम जगह मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ कर भाजपा के प्रत्याशी को वोट भी दिया और जिताने का भी काम किया। तो अब स्पष्ट संदेश है कि मुस्लिम समाज भी भाजपा के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखा जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं, उसके बावजूद अब भाजपा कार्यालय पे मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। तो क्या इस नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया जाएगा, मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा कोई साथी कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग अगर टिकट लेने के इच्छुक हैं, बहुत सारे लोग, और पार्टी इस पे गंभीरता से विचार भी कर रही है। हमने लगातार मुस्लिम समाज को, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो, शैक्षणिक सशक्तिकरण हो, चाहे राजनीतिक सशक्तिकरण हो, हर दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया और निकाय चुनाव में भी शीर्ष नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार करेगा। मदरसा सर्वे हुआ, अब आपकी तरफ से ऐलान किया गया है कि स्पोर्ट्स से मदरसे के बच्चों को जोड़ा जाएगा। क्या तैयारी है और क्या किस तरह से पहल की जाएगी इसमें? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मदरसा स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं, साथ ही 18 तारीख को 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन जो है प्रदेश भर के मदरसों में साइंस एग्जीबिशन, ये चीजें अभी हमने, योगी सरकार ने इसके लिए तमाम मदरसों से कहा है और इस सकारात्मक पहल की, योगी सरकार के सकारात्मक पहल की एक बहुत अच्छा मैसेज है और तमाम मदरसों के लोग अलग अलग जनपद से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और मदरसों की एक नई और प्रगतिशील ये तस्वीर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती हों या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हों, लगातार कहते हैं कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम कराते हैं, चाहे पसमानदा के नाम पे हो, चाहे, लेकिन मुस्लिम भाजपा पे पूरा भरोसा नहीं जताता है। तो इन लोग को क्या जवाब देंगे जो फिलहाल जो अपोजिट पार्टीज हैं? देखिए, जवाब देने की जरूरत भाजपा को नहीं है, योगी सरकार को नहीं है। मुस्लिम समाज ने अपना जवाब रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को जिताकर स्पष्ट दे दिया है कि अब मुस्लिम समाज को योगी सरकार की नीतियों पे, इनके तरक्की के एजेंडे पे पूरा विश्वास है और इस जवाब को तमाम विपक्षी दल को खुद ब खुद समझ लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनकी बात ये समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब जनता, आम जनमानस और अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुस्लिम समाज, वो भाजपा पे विश्वास करते हुए तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप एक तरफ मुस्लिम बच्चों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है मदरसों के बच्चों की। देखिए, हमारे मदरसा एजुकेशन लगातार अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। हमने लगातार मदरसों के बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए और अपने नौजवान जो मदरसे के छात्र हैं, अच्छी गुणवत्ता शिक्षा के लिए लगातार ग्राउंड लेवल पर ठोस कदम उठाया है। आप देखिए कि अब मदरसों में बच्चे आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी कोर्स, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, ये तमाम चीजें पढ़ रहे हैं। हमने लगातार मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, इन तमाम चीजों पे काम किया है और इन तमाम चीजों की वजह से आज मुस्लिम समाज के बच्चों को सीधा लाभ मिल रहा है और वो अपने करियर में, अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दानिश अंसारी जी हैं, इनका कहना है कि जो मुस्लिम समाज है वो लगातार भाजपा पर विश्वास कर रहा है, यूपी की सरकार पर विश्वास कर रहा है और यही वजह है कि पसमानदा समाज में जो लोग आते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अभी निकाय चुनाव में भी उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौखिर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। देहरादून के पुलिस लाइन में आज से 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से 26 टीमें भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर चलाते हुए किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में खेल कोटा दोबारा से शुरू करने की घोषणा की और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग राज्यों और सशस्त्र बलों से पहुंचे तीरंदाज खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की धरती तीरंदाजी की जननी रही है। तीरंदाजी, जिसे भारतीय संस्कृति में धनुर्विद्या के नाम से जाना जाता रहा, प्रमुख खेल होने के साथ ही युद्ध कला की एक प्राचीन विधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून की महान धरती तो स्वयं में महान धनुर्धर गुरु द्रोण की तपस्थली है और इस प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में होना अपने आप में गर्व का विषय है। तो वहीं ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर
उरेडा ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी। तो वहीं ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के अंतर्गत तमाम स्कूली छात्रों ने ऊर्जा को संरक्षित करने को लेकर चित्रकला का प्रदर्शन भी किया। ऊर्जा संरक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट काम करने वाले स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया है। ये ऊर्जा संरक्षण दिवस हम सबको कहीं ना कहीं ये स्मरण भी दिलाता है और हमें आगे के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि हम ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काम करें। और जहाँ पर बहुत सारे जो हमारे ज्ञान विज्ञान के कारण से, अनुसंधान के कारण से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल से तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत जीवन में भी हम सभी लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो जहां ऊर्जा उत्पादन हमारे जैसे राज्य में जिसकी अवधारणा में है, जहां ऊर्जा उत्पादन जरूरी है, वहीं ऊर्जा संरक्षण भी जरूरी है। दोनों ही काम एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से जो भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और वो हमारा संकल्प साकार होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद वापस देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई ऊर्जा से वो भरे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर के केंद्र का पूरा सहयोग मिलने का दावा सीएम ने किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के पहले गांव माड़ा में जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। साथ ही धर्मांतरण और धर्म के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ हमें प्रदेश का विकास करना है, जिसके लिए निजी संस्थान से भी सहयोग लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं हैं। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में ले जाना चाहते हैं। उसकी हम उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और कंपनी की भी सलाह लेंगे, उनको भी ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी सोच को बड़ा करना होगा और उत्तराखंड को इस प्रकार से कहना कि प्राइमरी के स्कूल जैसा उसकी संज्ञा देना या बहुत नीचे आंकना, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच को दर्शाता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।